आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हर माँ बाप के दिल से बहुत जुड़ा हुआ टॉपिक है, ब्रेस्ट फीडिंग। डेली प्रैक्टिस में मदर्स की सबसे कॉमन गलतफहमियां क्या देखते हैं? देखिए, सबसे कॉमन गलतफहमी ये रहती है कि मदर को अक्सर लगता है कि मेरा जो मिल्क है वो बच्चे के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। मतलब लो मिल्क सप्लाई ये मदर का सबसे बड़ा कंसर्न रहता है। चाहे कभी आपने सुना है कि किसी गाय ने किसी भैंस का दूध पिया हो, या किसी गाय के बच्चे ने किसी और गाय का दूध पिया हो, या किसी बकरी के बच्चे ने किसी और का पिया हो। क्या मिल्क प्रोडक्शन ब्रेस्ट के साइज पे भी डिपेंड करता है? किसी मदर को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि साइज़ पे कोई डिपेंडेंसी होती है। जो बेबी है, बेबी को मिल्क उतना ही आएगा जितनी आपकी ग्लैंड से। तो जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग लेते हैं उनका आईक्यू नॉर्मल बच्चों से, जो नहीं लेते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, उससे 8 पॉइंट ज़्यादा होता है। मतलब ये इनका आईक्यू अच्छा होता है, ब्रेन अच्छा होता है, इनकी इंटेलिजेंस अच्छी होती है। फिर अगर हम बात करें आइज़ की, तो इसमें जो ब्रेस्ट मिल्क होता है इसमें DHA और ARA होता है। ये ब्रेन की और आइज़ की जो रेटिना होती है उसकी ग्रोथ को इंप्रूव करती है। नाइट फीडिंग पोजीशन कौन सी बेस्ट होती है? देखिए, नाइट में अक्सर मदर थकी हुई होती हैं, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि बच्चों को लेट के फीड नहीं कराना है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, लेट के फीड आप करा सकते हैं, कुछ सावधानियां रखनी है। ऑफिस में अपने हाइड्रेशन का, अपने लंच का प्रॉपर ध्यान रखिए, पानी वगैरह पीते रहिए, ORS या फिर लिक्विड जो भी है आप वो लेते हैं वो लेते रहिए। और एक काम और कर सकते हैं, बीच में एक आध बार अपने बेबी को वीडियो कॉल कर लें। उससे क्या होगा कि बेबी को जब आप देखेंगे तो आपका जो नेचुरल जो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन है वो रिलीज होता रहेगा, और जो आपका स्ट्रेस है वो कम होता रहेगा, और मिल्क की सप्लाई वो मेंटेन रहेगी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और ट्रस्टेड चाइल्ड हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान सर, जो कि सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर खान एक सीनियर कंसल्टेंट हैं BCM हॉस्पिटल खैराबाद सीतापुर में, और पिछले 10 सालों से न्यूबॉर्न्स और बच्चों की मेडिकल केयर में एक्टिवली काम कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टर खान एक पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर और एंटरप्रेन्योर भी हैं, जो थाउजेंड्स ऑफ पेरेंट्स को साइंटिफिकली करेक्ट पेरेंटिंग और चाइल्ड केयर गाइडेंस देते रहे हैं। सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, डॉक्टर खान पिछले 2 सालों से BCM हॉस्पिटल में रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग वर्कशॉप्स भी कंडक्ट कर रहे हैं, जिससे कई मदर्स को प्रैक्टिकल ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट मिल चुका है। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, ब्रेस्ट फीडिंग, जिसमें डॉक्टर साहब हमारे मिथ्स क्लियर करेंगे, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देंगे और पेरेंट्स के लिए सिंपल वर्केबल टिप्स भी शेयर करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हर माँ बाप के दिल से बहुत जुड़ा हुआ टॉपिक है, ब्रेस्ट फीडिंग। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप अपनी डेली प्रैक्टिस में मदर्स की सबसे कॉमन गलतफहमियां क्या देखते हैं? देखिए, सबसे कॉमन गलतफहमी ये रहती है कि मदर को अक्सर लगता है कि मेरा जो मिल्क है वो बच्चे के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। मतलब लो मिल्क सप्लाई ये मदर का सबसे बड़ा कंसर्न रहता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। जब ऊपर वाला कोई बेबी देता है तो उसकी जो खुराक है, उसकी जो डाइट है वो दे के भेजता है। कभी आपने सुना है कि किसी गाय ने किसी भैंस का दूध पिया हो, या किसी गाय के बच्चे ने किसी और गाय का दूध पिया हो, या किसी बकरी के बच्चे ने किसी और का पिया हो। इवन कैट है और डॉग है, 4-4 5-5 बेबीज़ होते हैं और सबका दूध पूरा पड़ जाता है, जबकि उनकी डाइट भी इतनी अच्छी नहीं होती। जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं कुछ भी खाते हैं लेकिन 4-5 बच्चों को मिल्क सप्लाई पूरा कर देते हैं। राइट। तो ह्यूमन का भी ऐसा होगा। बस खाली हर मदर के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए कि जो मेरा बेबी मेरा मिल्क से सर्वाइव करेगा और मेरा मिल्क पूरा पड़ेगा। ओके, वैलिड। सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग एक बेबी और मदर के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, इस पे अगर मैं पूरा पॉडकास्ट करना चाहूँ 2-3 घंटे का पॉडकास्ट कर सकता हूँ, इतनी ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। बेबीज़ को अगर हम हेड टू टो देखें, सर से पाँव तक, सबसे पहले हम बात करते हैं सर की, ब्रेन की। तो जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग लेते हैं उनका आईक्यू नॉर्मल बच्चों से, जो नहीं लेते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, उससे 8 पॉइंट ज़्यादा होता है। मतलब ये इनका आईक्यू अच्छा होता है, ब्रेन अच्छा होता है, इनकी इंटेलिजेंस अच्छी होती है। फिर अगर हम बात करें आइज़ की, तो इसमें जो ब्रेस्ट मिल्क होता है इसमें DHA और ARA होता है। ये ब्रेन की और आइज़ की जो रेटिना होती है उसकी ग्रोथ को इंप्रूव करती है। तो ऐसे बच्चों की जो विज़न होता है, जो आई में जो रेटिना होता है वो स्ट्रांग होता है, और उसमें आगे चल के जो प्रॉब्लम्स आने होती हैं वो नहीं होती हैं। फिर हम बात करते हैं माउथ की। तो जो बच्चा जब मिल्क को सक करता है, मुंह चलाता है और अपने जो माउथ की मसल्स को उसको यूज़ करता है, तो जो मसल्स की जो डेवलपमेंट है, साथ में इसके जो सेंसेशंस हैं वो अच्छे से डेवलप होते हैं, और आगे चल के इन बच्चों में जो स्पीच डिले होती है ये सब प्रॉब्लम होती है ये नहीं होती है, डेंटल कैरीज नहीं होती हैं, गम्स स्ट्रांग होते हैं। फिर अगर हम बात करें लंग्स की, तो जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं उनमें आगे एस्थमा की, एलर्जीज़ की और जो सीजनल इलनेस होती है वो कम होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पेट की, यानी कि आंतों की और स्टमक की, तो जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं तो ब्रेस्ट मिल्क में एक HMO नाम का एक फैक्टर होता है जो कि बहुत सारा होता है। करीब 1000 के आसपास HMO होते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको मैं आपको यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूँ कि जो फॉर्मूला मिल्क आते हैं
HMO जो मैंने नाम लिया, ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स, ये वो 2 या 3 ऐड करते हैं। 2 या 3 ऐड करने के बाद जो 400 वाला फॉर्मूला मिल्क होता है वो आपका 700 रुपये का हो जाता है। और कैन यू गेस कि ह्यूमन मिल्क में कितना HMO होता है? मोर देन 1000। ओह माय तो गॉड। आप सोच सकते हैं कि जो 2 या 3 HMOs ऐड करने के बाद 400-500 प्राइस बढ़ गया, तो 1000 HMOs बच्चा फ्री में ले रहा है। अगर हम ब्रेस्ट मिल्क की इवैल्यूएशन कैलकुलेट करें तो ये इतना ज़्यादा होगा कि इसे हम लिक्विड गोल्ड कह सकते हैं। राइट। ठीक है, आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं इन बच्चों में, जैसे पेट की हम बात कर चुके हैं, फिर आती है ब्लड की बात करें। तो ऐसे बच्चों में आगे चल के ल्यूकीमिया, जो कि ये ब्लड कैंसर इसको बोलते हैं, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। और इम्यूनिटी, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क टोटल एंटीबॉडीज़ देता है, जो कि ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडी मतलब वो चीज़ें, वो प्रोटीन जो कि बाहर से आने वाले कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया, इनसे फाइट करता है। तो ब्रेस्ट मिल्क में जो एंटीबॉडीज़ आते हैं वो बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। और इन बच्चों में जो आगे चल के लिपिड का बढ़ना है, शुगर का बढ़ना है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सब नहीं होता है। बहुत कुछ बता चुका हूँ बच्चे का फ़ायदा। अब एक माँ के लिए भी, भाई माँ अगर कुछ दे रही है बच्चे को तो माँ का भी तो फ़ायदा होना चाहिए। बिल्कुल। तो माँ का देखिए यहाँ पर फ़ायदा ये है कि पहली चीज़ तो ये कि जो यूट्रस जब बड़ा होता है ना, जब बच्चा पैदा होता है, तो बड़ा होने की वजह से जो वेसल्स होती हैं वहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है। तो जब बच्चा मिल्क पीता है तो एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलता है जो कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है, जिससे ब्लीडिंग कम हो जाती है। ओके। यूट्रस जल्दी छोटा होने लगता है, कम होने लगता है। अच्छा, ब्रेस्ट मिल्क में जब माँ फीड कराती रहती है तो पर डे करीब 200 से 500 किलो कैलोरी एनर्जी वो मिल्क के ज़रिए बच्चों में पहुँचाती है। और पर डे जो मदर बच्चों को मिल्क प्रोवाइड करा रही है, उस मिल्क के ज़रिए 200 से 400 किलो कैलोरी एनर्जी अपनी बॉडी से निकाल के बच्चे में दे रही है। तो ये जो एनर्जी लॉस कर रही है मदर, वो बॉडी का फैट होता है। और जो एक्स्ट्रा वेट गेन किया उसने प्रेगनेंसी में, वो होता है। तो प्रेगनेंसी में जो गेन किया हुआ वेट है उसको लॉस करने में मदद करता है। इसके अलावा जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनकी मदर को ये देखा गया है कि उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम होते हैं। ओके। और ऐसे मदर के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये कन्वीनियंट है, इजी है, कभी भी आप करा सकते हैं। रात का टाइम है, आपको उठ के बॉटल नहीं उबालनी, आपको उठ के फॉर्मूला मिल्क नहीं घोलना, बस आपको फीड करा देना है। और मदर के बच्चे की बॉन्डिंग अच्छी बनती है। जिस वक्त मदर बच्चे को देख रही होती है, फीड करा रही होती है, उस वक्त एक ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन निकलता है वो एक एंटी डिप्रेशन का भी काम करता है। तो जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है मदर में, वो भी कम हो जाता है। मदर का मूड अच्छा रहता है और मदर की थकान कम हो जाती है। तो इस तरह से अनगिनत बेनिफिट हैं। किसी भी दिन इस पे हम पूरा पॉडकास्ट करेंगे, लंबी पॉडकास्ट करेंगे इस पे। ओके ओके। तो सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो पहला पीला दूध होता है जिसको कोलेस्ट्रम भी बोला जाता है, बहुत सारे लोग उसको वेस्ट कर देते हैं ये सोचकर कि वो गंदा है। तो क्या वो सही है? मतलब उसको वेस्ट करना क्या सही है? देखिए, ये तो वही बात हो गई कि हमें एक सोने के सिक्कों से भरी थैली मिली और हमने उसको फेंक दिया। एक्चुअली क्या है कि एक मदर पूरी ज़िंदगी में जितने भी कीटाणु से, वायरस से, बैक्टीरिया से, लाखों करोड़ों से वो फाइट करती रहती है। बॉडी में क्या होता है कि जैसे ही कोई वायरस बाहर से आया, कोई बैक्टीरिया बाहर से आया, तो बॉडी क्या करती है कि उसको पहचानती है, कैसे उससे लड़ना है वो सीखती है और उसको लड़ने वाली एक प्रोटीन बना देती है, उसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो पूरी लाइफ टाइम में वो जितने भी तरह के पैथोजन से लड़ने वाली एंटीबॉडीज़ बना के स्टोर रखती है, वो करीब लाखों में होते हैं। वो एक साथ कोलेस्ट्रम में होते हैं, तभी कोलेस्ट्रम गाढ़ा होता है, तभी वो पीला होता है। और वो बच्चे में ट्रांसफ़र कर देती है कि मतलब जितने बीमारियों से लड़ना सीखा है माँ ने अभी तक, वो सारा चीज़ें, वो सारे वेपन, हथियार वो सीधे अपने बच्चों को दे देती है कोलेस्ट्रम के ज़रिए कि अब तुम फाइट करो, तुम बीमार नहीं पड़ोगे। फिर क्या होता है कि ये जो कोलेस्ट्रम है बच्चा लेता है, उसके बाद इसमें कुछ ऐसे जो कि प्रोटीन्स होती हैं जो कि बच्चे की जो आते हैं उसको हेल्दी करती हैं, और जो बच्चे की लैटिन शुरुआती काली रंग की जो होती है, फंसी होती है, उसको निकालती है। और साथ में इतना गाढ़ा होता है कि शुरुआत में बच्चे के पैदा होते ही जो उसको एनर्जी चाहिए होती है वो प्रोवाइड करता है। और कोलेस्ट्रम में एक चीज़ और है कि कोलेस्ट्रम आगे चल के बच्चों में इम्यूनिटी को बढ़ाए हुए रखता है। और ऐसे बच्चों में जो मैंने पहले फ़ायदे बताए ब्रेस्ट फीडिंग के, वो सारे फ़ायदे इससे दुगने हो जाते हैं। अगर इसको वेस्ट कर दिया तो आपने समझ ली कि ब्रेस्ट फीडिंग का जो फ़ायदा है पूरा होने वाला है, आधा फ़ायदा आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिया। ओके, सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ मोस्ट बेबी। इम्पॉर्टेंट जी। ओके। तो सर कोलेस्ट्रम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है बच्चे के लिए? जब आप बच्चों को वैक्सीन लगवाने जाते हैं, अगर आप प्राइवेट सेटअप में लगवाते हैं तो 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक में लगभग सेम टीके लगते हैं। तो ये जो टीके होते हैं अगर आप लगवाएंगे तो जो कॉस्ट आती है वो 7,500 से 8,000 के बीच में आती है। ओके। और ये सिर्फ 8 बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। वो भी एक टीका काफ़ी नहीं होता है, 6 पे लगवाना है, फिर 10 पे लगवाना है, फिर 14 पे लगवाना है, फिर आगे इसकी बूस्टर लेते रहने हैं। तो आप कॉस्ट जोड़ सकते हैं 7,500 प्लस 7,500 और बूस्टर की कॉस्ट अलग। जो ये कोलेस्ट्रम होता है, ये जब माँ बच्चों को पिलाती है
तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे 8 का इतना कॉस्ट पड़ रहा है, और ये जो कोलेस्ट्रम है वो करीब 1 लाख से ज़्यादा वायरस और पैथोजन से लड़ने के लिए बच्चों को वैक्सीन प्रोवाइड करा देता है एक बार में, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये इतना कॉस्टली है कि लिक्विड गोल्ड भी अगर हम कहते हैं इसको, तो वो भी कम है इसके लिए। ओके, सो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि गोल्डन आवर क्या होता है? देखिए, जब किसी बच्चे की डिलीवरी होती है, जो शुरू का 1 घंटा होता है स्टार्टिंग का, उसे हम गोल्डन आवर्स कहते हैं। गोल्डन आवर इसलिए बोलते हैं कि इस टाइम पे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो बेबी का जो इंस्टिंक्ट होता है ब्रेस्ट फीडिंग का, वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। ओके। बेबी बिल्कुल एक्टिव होता है, उसका माउथ बिल्कुल रेडी होता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, मुंह उसका चल रहा होता है बेबी का। कभी आपने न्यूबॉर्न बेबी को देखा होगा अगर, तो जैसे ही आधे 1 घंटे होते हैं बच्चे का, माउथ में एक स्मैकिंग कर रहा होता है, मुंह चला रहा होता है, वो एक तरह से डिमांड कर रहा होता है ब्रेस्ट मिल्क का। उस टाइम पे अगर ब्रेस्ट मिल्क उसको मिल जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो जाती है 1 घंटे के अंदर, तो वो बेबी का जो इंस्टिंक्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग करता है। बेबी आगे चल के, जैसे मदर कंप्लेन करती है कि बच्चा मेरा फीड नहीं कर रहा है, फीड लेते लेते छोड़ देता है। तो लेकिन अगर शुरुआत में हमने करा दिया 1 घंटे के अंदर, तो बेबी में ये दिक्कत नहीं होती, फीड बहुत अच्छा लेता है। दूसरा क्या होता है कि अभी मदर की डिलीवरी हुई है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, ब्लीडिंग हो रही है उसको, बेबी जब क्या करता है, जब फीड लेता है तो तुरंत ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, एक हार्मोन होता है। वो उसी वक्त, जिस वक्त मदर पेन में है, मदर स्ट्रेस में है, ब्लीडिंग हो रही है, तो वो ऑक्सीटोसिन तुरंत ब्लीडिंग बंद करता है, वो ऑक्सीटोसिन तुरंत उसका स्ट्रेस कम करता है, वो ऑक्सीटोसिन तुरंत उसका जो पेन है वो कम करता है। तो दोनों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है, इसलिए कहा जाता है कि डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर आप ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को करा दें। ओके। सर मैंने सुना है ब्रेस्ट क्रॉल कुछ होता है, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, आप हमारे ऑडियंस को बताइए ब्रेस्ट क्रॉल क्या होता है? देखिए, ब्रेस्ट क्रॉल कहा जाता है, अभी तक ये था कि डिलीवरी के बाद बच्चे को हम लोग लेते हैं वार्मर पे या फिर कहीं और, लेकिन अब जो रिसेंट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से बेबी को मदर के ऊपर डिलीवर कराना है, मदर के एब्डोमेन पे डिलीवर कराना है। मतलब ये कि बेबी पैदा होता है, सीधे आप मदर के एब्डोमेन में लिटा दें। तो लिटाने के बाद क्या देखा गया, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, क्रॉल करते हुए ब्रेस्ट तक जाते हैं, और ये नेचुरल उनकी इंस्टिंक्ट है, नेचुरल उनका रिफ्लेक्स है कि जब उनको लिटाया जाता है मदर के एब्डोमेन पे, तो वो क्रॉल करते हुए ब्रेस्ट के पास जाते हैं, और जब ब्रेस्ट उनके गालों में टच होता है, उसके निप्पल्स, तो वो उसको ढूंढ के और ब्रेस्ट को ग्रैब कर लेते हैं और फीड स्टार्ट कर देते हैं। तो ये ब्रेस्ट क्रॉल कहलाता है। तो अब जो डिलीवरी की गाइडलाइन है वो ये प्रमोट करती है कि आप बेबी को डिलीवर करा के मदर पे एब्डोमेन पे रखें, मदर के एब्डोमेन से ब्रेस्ट क्रॉल होने दें, और बच्चे के जो रिफ्लेक्सेस हैं उसको डेवलप होने दें, और बच्चों को खुद से जाके ब्रेस्ट को सर्च करके फीड करने दें। सर ब्रेस्ट फीडिंग किसी किसी के लिए पेनफुल भी होती है क्या? देखिए, मैं सही बताऊं, अगर करेक्ट लैच है, बेबी अच्छे से फीड कर रहा है, तो ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होती है। ओके। तो सर प्रॉपर लैच को पहचाने कैसे? देखिए, प्रॉपर लैच अगर बेबी करेगा, तो पहली चीज़ तो ये, उसका माउथ बिल्कुल वाइड ओपन होगा, वाइड ओपन होगा। और जो, जैसे ये सपोज करिए कि ये ब्रेस्ट का मॉडल है, ये निप्पल है, और ये उसके पीछे का डार्कर पार्ट है, एरियोला इसको बोलते हैं। तो जिस वक्त पे बेबी अच्छे से लैच करेगा, प्रॉपर फीड करेगा, तो नीचे वाला जो पोर्शन है डार्क, वो पूरा उसके लिप्स से कवर होगा, और जो ऊपर वाला है वो 2/3 से ज़्यादा कवर होगा। एक तो ये, दूसरी चीज़ ये होती है कि जब बेबी फीड कर रहा होगा, तो उसका जो चिन है, सपोज करिए चिन, जो ब्रेस्ट टिश्यू उसको टच कर रहा होगा, और एक स्वॉलो की, गर्गलिंग की साउंड आ रही होगी, और बेबी आपको कंटेंट लगेगा, मतलब कि बेबी शांत होगा, आराम से फीड कर रहा होगा, किसी तरह का फंसी नहीं हो रहा होगा बार बार। अच्छा, इम्प्रॉपर लैच जब होता है, तब एक तो उसमें क्या होता है, बेबी सिर्फ निप्पल को टच कर रहा होता है, उसी को वो कर रहा होता है, फीड कर रहा होता है। अब उसमें क्या होता है कि मिल्क की जो ग्लैंड्स हैं वो पीछे हैं, यहाँ पर सिर्फ पाइप्स हैं। अच्छा, कोई पाइप अगर है कहीं पे, तो पाइप को कितना भी दबाओ, उससे कुछ आने वाला है नहीं। तो जब बेबी सिर्फ यहाँ पे टच करता है, तो कोई भी मिल्क नहीं आता है, फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर जोर से काटता है, बाइट करता है। तो बाइट करने की वजह से क्रैक निप्पल की प्रॉब्लम होती है, बेबी फिर छोड़ता है, फिर रोता है, और यहीं पर मदर को लगता है कि नहीं, हमारा दूध कम आ रहा है, क्योंकि बच्चा जो बार बार छोड़ रहा है, जबकि प्रॉब्लम मिल्क सप्लाई में नहीं, प्रॉब्लम होती है प्रॉपर लैच में। ओके। और सर सही फीडिंग पोजीशन कौन सी होती है? देखिए, सही ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन वो है जिसमें मदर कंफर्टेबल रहे, सीधा सा फंडा है। लेकिन जो हम लोग सबसे कॉमन जो मदर यूज़ करती हैं, वो होता है एक क्रेडल होल्ड पोजीशन होती है, जिसमें कि बेबी को इस तरह से यहाँ पर जो अपनी एंगल है, यहाँ पर बेबी का हेड होता है, और इधर बेबी का बॉडी होती है। दूसरा होता है जिसमें कि बेबी का हेड हम यहाँ पर लेते हैं, हैंड पर, और इस तरह से फीड कराते हैं, बेबी की बॉडी यहाँ पर होती है। एक पोजीशन होती है जिसमें कि मदर लेटी होती है, साइड लाइन पोजीशन बोलते हैं, और बेबी मदर के साइड में लेटा हुआ होता है, उसको साइड लाइन पोजीशन बोलते हैं। एक सुपाइन होती है जिसमें कि मदर सीधी लेट जाती है और बेबी को अपने ऊपर लेके कराती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी पोजीशन है, डबल, जैसे ट्विन्स बेबी है तो डबल क्रेडल होल्ड, डबल फुटबॉल पोजीशंस, ऐसे बहुत सारी होती हैं। अगर बच्चे में टंग टाई है किसी में, ये बहुत नई चीज़ है, किसी को बताया, कोई किसी ने अभी तक सोशल मीडिया पर कहीं बताया नहीं है इस चीज़ को। अगर बच्चे को मान लीजिए टंग टाई है,
तो बच्चा अच्छे से फीड नहीं कर पाता है। तो ऐसे में बेबी को हम मदर को ऐसे बैठाने को बोलते हैं और बेबी को सीधा करने को, वर्टिकल करने को बोलते हैं। उसके बाद फीड होता है। तो जो टंग टाई की वजह से बेबी नहीं सक कर पा रहा है, तो ग्रेविटी के ज़रिए मिल्क बच्चे में आता है और बच्चा पीता रहता है। ओके ओके। और सर नाइट फीडिंग पोजीशन कौन सी बेस्ट होती है? देखिए, नाइट में अक्सर मदर थकी भी होती हैं, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि बच्चों को लेट के फीड नहीं कराना है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, लेट के फीड आप करा सकते हैं, कुछ सावधानियां रखनी है। तो उसमें 2 तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। पहले तो सुपाइन पोजीशन जो मैंने बताया, मदर सीधे लेट जाएगी और बेबी को अपने ऊपर लेटा के फीड करा सकती है। दूसरा साइड लाइन पोजीशन, मदर साइड से लेट गई, बेबी उसके साइड में है। वो जो पोजीशन होती है वो दोनों के लिए कंफर्टेबल होती है, बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी। बस दिक्कत ये आती है कि अगर मान लीजिए जो हेड की पोजीशन है वो बॉडी से नीचे है या बिल्कुल बराबर है, तो फिर मिल्क कभी कभी क्या होता है कि जैसे बच्चे ने दूध पलटा या गिराया तो वो कान तक पहुंचता है और कान में इन्फेक्शन वगैरह होने का डर रहता है। तो ऐसे में ये करना होता है कि जो हेड है बेबी का वो थोड़ा सा ऊपर रहे। तो उसके लिए मदर चाहे तो अपने हाथ रख ले बच्चे का सर, या फिर एक पिलो लगा ले, या फिर ये भी कर सकती है कि जो बेड है, बेड का जो हेड वाला एंड है वहाँ पर नीचे कुछ ब्लॉक्स रख के थोड़ा सा ऊपर कर ले। सर मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी लो मिल्क सप्लाई से रिलेटेड। सो ये कैसे पता चले कि एक्चुअली लो मिल्क सप्लाई हो रही है या फिर सिर्फ डाउट हो रहा है? देखिए, 4-5 पॉइंट्स हैं, 4-5 क्राइटेरिया है। पहला तो ये है कि अगर बच्चा मिल्क अच्छे से ले रहा है तो वो 6 से 8 बार या उससे ज़्यादा यूरिन पास करेगा, एक ये बहुत गुड साइन है। दूसरा ये कि बेबी एक बार फीड लेने के बाद कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे सोए। अगर बार बार उठ रहा है तो मतलब मिल्क सप्लाई कम है। तीसरी चीज़ ये है कि बच्चे का वेट गेन आपको देखना पड़ेगा। अगर मिल्क सप्लाई सही आ रही है तो बच्चे का वेट गेन आपको प्रॉपर दिखेगा। इसके अलावा ये कि मदर से कुछ साइन होते हैं, मदर को फीलिंग आएगी कि जैसे ब्रेस्ट एम्प्टी होता है या हैवी होता है तो उसको फील आता है। तो एक लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है, जैसे बेबी लैच होता है तो उस वक्त मिल्क सीधे सडन नीचे की तरफ आता है और बेबी के माउथ में आता है वो, तो वहाँ पर एक सेंसेशन होता है मदर को, तो उसको हम लेट डाउन सेंसेशन बोलते हैं। वो सेंसेशन फील होगा। तो सर अगर पंप में कम मिल्क आए तो क्या पैनिक हो जाना चाहिए? देखिए, ये गलतियाँ बहुत सारी मदर्स करती हैं कि वो नापती हैं कि मेरा मिल्क कितना आ रहा है, तो उसके लिए वो ब्रेस्ट पंप से निकाल के एक बार देखा, अच्छा क्वांटिटी कम लग रही है हमें, उसके बाद वो पैनिक हो जाती हैं। अच्छा, मिल्क में एक चीज़ ये होती है, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सभी को पता होना चाहिए कि जो एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी या फिर स्ट्रेस या टेंशन, ये किलर है मिल्क सप्लाई का। अगर किसी मदर के दिमाग में इस बात को लेकर टेंशन हो गई कि मिल्क सप्लाई कम है, तो एक्चुअल में कम मिल्क सप्लाई आने लगता है। तो मिल्क सप्लाई डिपेंड करता है कि मदर के अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। मदर ने क्या किया, एक बॉटल में लिया, मिल्क देखा, अच्छा इतना सा आया है, फिर वो पैनिक कर गई, उसमें मिल्क और सप्लाई कम हो जाता है। होता क्या है कि जब बच्चा खुद से दूध पीता है, खुद से जब पीता है तो वो मदर से लैच करता है, तो हार्मोन एक्टिवेट होते हैं, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन। तो ये जो हार्मोन होते हैं मिल्क सप्लाई को बढ़ाते भी हैं, उसी वक्त प्रोडक्शन बढ़ जाता है और साथ में रिलीज बढ़ जाता है। जब ब्रेस्ट पंप से निकालते हैं तब ये दोनों हार्मोन एक्टिव नहीं होते। तो इसी वजह से बेबी जब फीड करता है तो वो ज़्यादा मिल्क लेता है और जब ब्रेस्ट पंप में आता है वो कम आता है। तो मदर को बिल्कुल पैनिक नहीं होना चाहिए। बस जो मैंने अभी साइन बताया इसके पहले, उनको ध्यान रखना है। अगर वो चीज़ें बेबी में है तो मतलब कि बेबी का मिल्क जो सही मिल रहा है उसको। ओके ओके। तो सर ये मिल्क प्रोडक्शन अगर नेचुरली इंक्रीज़ करना है वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, 8-10 चीज़ें हैं, एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो स्ट्रेस है वो मदर को बिल्कुल ना हो। मतलब ये कि मदर जैसे गांव वगैरह में है, वहाँ पर ये होता है कि जॉइंट फैमिली है, जेठ है, ससुर घर में है या जो भी है, अगर मदर फीड कराते वक्त डर रही है कि नहीं कहीं ससुर ना आ जाए इधर से, कहीं जेठ ना आ जाए, ये सब, तो पैनिक रहेगी मदर, वो पूरे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी। तो वैसे में क्या होगा कि मिल्क सप्लाई कम हो जाएगा। तो जब भी आप फीड कराएं उस वक्त पे आप प्राइवेसी आपकी मेंटेन रहे, वहाँ पर कोई डर ना हो कि कोई आ रहा है, और आप बिल्कुल बेबी पे ध्यान रखते हुए। अच्छा, कुछ मदर क्या करती हैं, बेबी को फीड कराएं, दिन भर काम किया, इधर उधर बिजी है, मौका नहीं मिला, अब यही टाइम अच्छा है ब्रेस्ट फीडिंग वाला, लो मोबाइल देख लेते हैं। तो मदर ने मोबाइल देखना स्टार्ट किया, इधर फीड करा रहे हैं, तो सारा ध्यान तो मोबाइल पर है। और आजकल जो रील्स वगैरह आ रही, इतनी एंगेजिंग आ रही है कि जो आप नहीं भी चाहोगे तब भी आपका टेंशन ले लेंगी वो। तो ऐसे में जब सारा फोकस उधर है तो जो हार्मोन बनने होते हैं, ब्रेन से ही आते हैं हार्मोन, तो जो हार्मोन निकलने वाले वो कम होते हैं। जब कम होंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी मिल्क की। फिर ये होता है एक प्रॉपर लैच। अगर प्रॉपर लैच है तो ब्रेस्ट फीडिंग पेनफुल नहीं होगी और बेबी अच्छे से सक करेगा तो हार्मोन्स एक्टिवेट होंगे और मिल्क सप्लाई अच्छी होगी। इसके अलावा
हाइड्रेशन का ध्यान रखना होता है। हाइड्रेशन का मतलब ये है कि मदर अगर डिहाइड्रेट रहेगी तो मिल्क जो है उसमें सबसे ज़्यादा पता है आपको पानी होता है। तो पानी तभी आएगा बॉडी में जब अच्छे से मदर हाइड्रेट होगी। तो चाहे तो वो मिल्क पिलाने से पहले अच्छे से पानी पी ले, या फिर अगर किसी को लग रहा है कि मिल्क कम आ रहा है तो फिर ORS लेके, हम लोग जो रिकमेंड करते हैं कि ORS वगैरह आप लेके बैठा करें। जैसे मिल्क पिलाते हुए मान लीजिए 15 मिनट हो गए, आप एक सिप ले लिए या आधा गिलास 1 गिलास पी लीजिए, बीच में पानी पीते रहिए, ये चीज़ करनी होती है। इसके अलावा अपनी डाइट अच्छी रखनी होती है। मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, मिनरल, विटामिन, सब कुछ है। तो जब कच्चा मटेरियल होगा अच्छे से बॉडी के अंदर तभी मिल्क अच्छे से बनेगा। तो कच्चा मटेरियल तभी आएगा जब मदर की डाइट बैलेंस होगी। अच्छा, जो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है वो ये है कि बच्चे के पैदा होने के बाद मना कर दिया जाता है कि माँ को ये नहीं खाना है, माँ को वो नहीं खाना है, दुनिया भर के रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। तो उन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो न्यूट्रिशन है वो गैप हो जाता है और मिल्क जो है उसकी वजह से भी कम बनता है। तीसरा ये कि मदर को थोड़ा रेस्ट करना है। अब ऐसा नहीं कि डिलीवरी होके आई चलो घर का काम संभालो, ये सब देखो, क्योंकि जब पेन होता है बॉडी में, तो मैंने जैसे पहले पॉडकास्ट में बताया कि जो स्ट्रेस है, पेन है, टेंशन है, ये किलर है मिल्क सप्लाई का। तो मदर को अगर पेन है तो पेन किलर वगैरह उसको लेना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए ताकि उसको एक्सर्शन ना हो, पेन ना हो। और ब्रेस्ट फीडिंग जब कराएं तो ऐसी पोजीशन में कराएं जिसमें सबसे कम, जैसे मान लीजिए टाँके लगे हुए हैं, सीजरियन हुआ है, अब वो बैठ के अगर कराएगी तो जाहिर सी बात है उसको पेन होगा। तो ऐसे में हम लोग बोलते हैं कि आप लेट के कराइए, फीड कराइए, ऐसी पोजीशन में कराइए जो कि आपके लिए कंफर्टेबल हो, जिसमें कि आपको कम से कम पेन हो, और ऐसी पोजीशन जिसमें कि आप लॉन्ग आवर्स तक बैठे हो आराम से। अगर आप जैसे हमारी बैठ के करा रहे हो, ज़्यादा देर बैठने में कमर पे आपके दर्द स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लेट के करा सकते हैं, या फिर एक रिक्लाइनर जो होता है 45 डिग्री पे, आप इस तरह से करके वैसे फीड करा सकते हैं। कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं जो कि फेमस हैं हमारे यहाँ, जैसे शतावरी का बहुत ज़्यादा नाम है। शतावरी के अलावा मेथी है, मेथी के साथ सौंफ है, सियाह जीरा है। तो इस तरह के बहुत सारे हर्ब्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली प्रूवन है, ये प्रूवन भी है बहुत सारी स्टडीज़ में, और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं मार्केट में जो कि इसका कंपोजिशन करके इसको बना के देते हैं, तो उससे भी मिल्क सप्लाई बढ़ता है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है किसी वजह से, तो फिर कुछ मेडिकल सप्लीमेंट्स होते हैं, उसमें खासकर जैसे मदर को डिलीवरी के बाद आयरन दिया जाता है, आयरन के अलावा कैल्शियम दिया जाता है। और वो सब भी लेने के बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर आपको कंसल्ट करना है किसी भी लैक्टेशन कंसल्टेंट से, या फिर गायनेकोलॉजिस्ट से, या फिर पीडियाट्रिशियन से। आप चेक कराइए कि क्या वजह है। सबसे जो कॉमन वजह होती है, जो हमने अपनी ओपीडी प्रैक्टिस में देखा है, वो यही है कि मदर का लैचिंग प्रॉपर नहीं होती है, जिसकी वजह से मिल्क सप्लाई उनको कम हो जाती है। ओके। सो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मदर की केयर भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी बच्चे की, फॉर अ गुड मिल्क प्रोडक्शन। जी हाँ, मदर केयर गिवर है बच्चे की। अगर मदर की केयर अच्छी नहीं होगी तो बेबी को अच्छी केयर कैसे हो जाएगी? डाइट, हाइड्रेशन, रेस्ट, एवरीथिंग। बिल्कुल जी। ओके सर, एक और क्वेश्चन है जो बहुत से लोगों को पता नहीं है कि क्या मिल्क प्रोडक्शन ब्रेस्ट के साइज पे भी डिपेंड करता है? जी हाँ, अक्सर हमारे पास मदर आती है कि जो मेरा सप्लाई कम है क्योंकि मेरा साइज़ उतना नहीं है। देखिए होता क्या है कि जो ब्रेस्ट का साइज़ होता है वो फैट पे डिपेंड करता है। जो उसमें ग्लैंड्स हैं वो फिक्स होती हैं। कोई भी साइज़ हो, ग्लैंड जितनी है, 1,00,000 2,00,000 जो भी होनी है वो उतनी होगी। किसी मदर को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि साइज़ पे कोई डिपेंडेंसी होती है। जो बेबी है, बेबी को मिल्क उतना ही आएगा जितनी आपकी ग्लैंड्स है, और ग्लैंड्स लगभग सभी के बराबर होती हैं। ऐसा कोई हार्मोनल डिसऑर्डर ना हो, वो जो बहुत रेयर है। अगर वो होता है तो फिर मैं मान सकता हूँ, लेकिन नॉर्मल अगर कोई मदर है तो उसका मिल्क सप्लाई ग्लैंड पे डिपेंड करता है, किसी और चीज़ डिपेंड नहीं करता। ओके, तो साइज पे डिपेंड नहीं करता है बिल्कुल मिल्क नहीं डिपेंड प्रोडक्शन? करता, जी नहीं। ओके, तो सर अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे कि क्रैक्ड निपल्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, उसका क्या सॉल्यूशन होता है? देखिए जैसे मैंने पहले बताया, इसका मेन रीज़न होता है इम्प्रॉपर लैच। बस प्रॉपर लैच करवाइए। अगर क्रैक्ड हो गए हैं तो उस पर सबसे अच्छा जो मेडिसिन होता है वो हैंड मिल्क होता है। हैंड मिल्क कहते हैं जब बच्चों को फीड करा चुके होते हैं तो शुरुआत से तो मिल्क निकल जाता है, जो पीछे वाला मिल्क होता है बस वही निकाल के उसके ऊपर लगा लेना है। कोई अलग से किसी क्रीम की या किसी लोशन की ज़रूरत नहीं है। और साबुन या सोप वगैरह का यूज़ नहीं करना है, और उसको बेबी के फीड के बाद ड्राई रखना है, बस ठीक हो जाएगा। ये कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, ये ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट क्या होता है? देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए बच्चा NICU चला गया, या बच्चा सिक है, अभी फीड नहीं जा रहा है, तो ब्रेस्ट जो नेचुरल सप्लाई है वो तो आती है, और उसको एक्सप्रेस ना करवाने की वजह से, निकाल ना पाने की वजह से वो बिल्कुल भर जाता है ब्रेस्ट में, और ब्रेस्ट बिल्कुल टाइट हो जाता है, पेनफुल हो जाता है। तो उसमें करना ये होता है कि अगर बेबी सही है, फीड कर सकता है, तो बेबी को फ्रिक्वेंट फीड कराएं, और अगर फ्रिक्वेंट फीड के बाद भी इंगॉजमेंट है तो फिर एक्सप्रेस कर लें, और थोड़ा सा उसमें गर्म पानी से सिकाई कर लें तो इंगॉजमेंट ठीक हो जाता है। अगर किसी मदर को मान लीजिए बेबी सिक है, या खुदा न खास्ता बेबी पैदा होने पर एक्सपायर कर गया है, तो ऐसे में ये करना होता है कि मिल्क को निकाल के डिस्कार्ड करना होता है। ओके। और सर, ब्लॉक डक्ट और मैस्टाइटिस के बीच में डिफरेंस क्या होता है? देखिए ब्लॉक डक्ट में कोई एक डक्ट ब्लॉक होती है,
जो बहुत सारी मैंने आपको बताया बहुत सारी हाँ, हाँ। ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड मतलब ग्रंथियाँ जो होती हैं, उनसे एक पाइप निकल के आता है और जो मिल्क को बाहर निकालता है। तो कोई एक अगर ग्लैंड मान लीजिए वहाँ पर ब्लॉक है, कोई ये समझ लीजिए नॉर्मल लैंग्वेज है कि पाइप में कुछ फंस गया, है अच्छा। ना? घर के बाकी पाइप सही हैं, एक पाइप में कुछ फंस गया, तो इसमें क्या होगा, जिस पाइप में फंसा है वहीं पे प्रॉब्लम होगी, बाकी सब जगह से पानी आ रहा है। तो जो ब्लॉक डक्ट होती है उसमें यही होता है कि बाकी जो ग्रंथियाँ हैं उसके पाइप है वो सही काम कर रहे हैं, एक तरफ ब्लॉक है, तो वहाँ पर जो मदर है उसको एक लम्प सा, एक गांठ सी फील होती है। फिर वही जब इन्फेक्टेड हो जाता है, कीटाणु का वहाँ पे पहुँच गया, कीटाणु पहुँच गए, वहाँ पर सूजन आ गई, रेडनेस हो गई, तो वो चीज़ मैस्टाइटिस कहलाती है। तो सर मास्टाइटिस में ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देनी चाहिए? नहीं, देखिए ब्रेस्ट फीडिंग ना ही ब्लॉक डक्ट्स में बंद करना है, ना ही मैस्टाइटिस में बंद करना है। अगर पस आ रहा है मैस्टाइटिस में, तब फिर वहाँ पे कुछ टाइम के लिए आपको रोकना है, लेकिन अगर पस नहीं आ रहा है, मिल्क क्लियर है, तो करा सकते हैं। बस कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे वो लेना है, कुछ पेन किलर लेना है और आपको सिकाई करनी है। ब्लॉक डक्ट में भी यही है, आपको सिकाई करनी है और जिस तरफ आपको लम्ब फील हो रहा है, जिस तरफ लग रहा है कि हाँ इस तरफ डक्ट ब्लॉक है, गांठ है, तो जब फीड करा दो बेबी का चिन उस तरफ कर देना है, तो क्या होगा कि वहाँ से मिल्क ज़्यादा निकलेगा और जो डक्ट ब्लॉक है वो खुल जाएगी। ओके। और सर ये क्लस्टर फीडिंग क्या होता है और क्या मतलब नॉर्मल है क्लस्टर फीडिंग? देखिए कभी-कभी क्या होता है, जिस वक़्त बेबी का ग्रोथ स्पर्ट होती है, बच्चा बहुत तेज़ ग्रो कर रहा होता है, तो जब ग्रोथ तेज़ है, तो फिर जो उसके कच्चा माल है, मतलब जो प्रोटीन चाहिए, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए, वो भी ज़्यादा चाहिए होगा, तो ऐसे में बच्चा ज़्यादा मिल्क की डिमांड करता है। तो ये मोस्टली 1 से 1.5 महीने के बीच में होता है या फिर 3 से 4 महीने के आसपास ये होता है। वैसे हो तो कभी भी सकता है, लेकिन ये जो कॉमन एज ग्रुप है। अब इसमें क्या होता है कि मदर से बेबी बार-बार डिमांड करता है और आधे 1 घंटे के बाद ही बच्चा फीड करता रहता है, फ्रीक्वेंट फीड मांगता है, तो मदर को यहाँ पर परसेप्शन ये होता है कि मिल्क सप्लाई कम है, जिसकी वजह से बच्चा बार-बार फीड कर रहा है, बल्कि रीज़न कुछ और ये होता है। रीज़न ये है कि बेबी की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। अब मदर को यहाँ पे पैनिक नहीं करना है, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क का मामला होता है वो सप्लाई एंड डिमांड का होता है। ओके। बेबी जितना डिमांड करता है, मदर का मिल्क उतना आता है। किसी का बच्चा 1.5 किलो का है तो मदर का मिल्क कम आएगा, किसी का बच्चा 3 या 4 किलो का है तो मदर का मिल्क ज़्यादा आएगा अकॉर्डिंगली। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ चीज़ें ध्यान अगर रखेंगे तो मदर का मिल्क नेचुरली बढ़ने लगेगा। पहली चीज़ तो ये है कि जिस टाइम पे फीड कराएं, सारे काम से फ्री होकर आप बैठें, ताकि ऐसा ना हो कि आप आधे घंटे में या 15 मिनट उठ के भागना है, आपको कोई जल्दी है। आप रिलैक्स होकर फीड कराएं बेबी को, ताकि बेबी आराम से फीड करता रहे, लॉन्ग आवर्स तक करता रहे। दूसरा चीज़ आपको ध्यान ये रखना है कि अगर लॉन्ग आवर्स तक आपको बैठना है तो आपकी जो पोजीशन है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, ताकि आप थक ना जाएं, पीठ में दर्द ना हो जाए। इसके अलावा हाइड्रेशन आपको मेंटेन रखना है। आपको एक पानी की बॉटल या फिर ओआरएस या फिर नारियल पानी, कोई भी ऐसा ड्रिंक आपको अपने साथ लेके बैठना है जो कि आप बीच में सिप्स लेते रहें और अच्छे से अपने को हाइड्रेशन मेंटेन रखें। फिर मैंने पहले बताया था कि मोबाइल वगैरह आपको लेकर नहीं बैठना है, आपको बेबी को देखते रहना है। बेबी जो जिस तरह से सक कर रहा है, आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, आपको कंसंट्रेट करना है, आपको उसके मूवमेंट को देखना है। नेक्स्ट जब आप उसके मूवमेंट को देखेंगे तो आपके हार्मोन इतने अच्छे से एक्टिवेट होंगे, जो हार्मोन रिलीज होंगे, कि आपका सारा जो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा और जो मिल्क सप्लाई वो नेचुरली बढ़ जाएगी। तो इसका मैं एग्जाम्पल एक दे सकता हूँ। आपने कभी देखा होगा या बहुत से लोगों ने हमारे ऑडियंस में देख रखा होगा, कभी किसी जो दूध वाले होते हैं जब किसी गाय या भैंस का दूध निकालते हैं तो ये एक ट्रिक अपनाते हैं। वो क्या करते हैं कि बच्चे को माँ के पास ले जाके बांध देते हैं, गाय के पास ले जाके। वो ऐसा बंधा होता है कि वो ब्रेस्ट तक ना पहुँचे गाय के भैंस के, लेकिन माँ उसको चाट सके, उसको प्यार कर सके। तो जैसे ही वो पास में जाता है, इधर से मिल्क सप्लाई बढ़ जाती है। तो सेम वही चीज़ होता है कि जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मिल्क सप्लाई में। ओके। तो सर क्या कुछ ऐसी भी कंडीशंस हैं जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग मना कर दी जाती है? हाँ जी, बिल्कुल है, लेकिन वो थोड़ा रेयर हैं। जैसे अगर किसी बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, लैक्टोज का मतलब कि जो मिल्क के अंदर शुगर होती है, वो शुगर से कुछ बच्चों को एलर्जी होती है, तो अगर वो है तो बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे सकते, लेकिन वो कंजेनाइटल होती है, बहुत रेयर होती है। दूसरा है गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोज भी एक शुगर है जो कि मिल्क में होती है, किसी बच्चों को उससे प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी नहीं दे सकते हैं। किसी मदर को एक्टिव टीबी है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस है, लेकिन अभी एक्टिव है, बॉडी में ग्रो हो रही है और सिम्टम्स आ रहे हैं उसको, तो वैसे केसेस में मना कर दिया जाता है। किसी मदर को HIV है, लेकिन यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं। अगर मदर फार्मूला अफोर्ड कर सकती है यहाँ पर तो हम लोग ये बोलते हैं हाँ ठीक है आप ले लीजिए। अगर नहीं अफोर्ड कर सकती है तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। HIV में भी मिक्स फीडिंग बस अलाउ नहीं होती है यहाँ पर, डिपेंड करता है गाइडलाइंस पर। इसके अलावा अगर मदर किसी तरह का नशा करती हैं, हीरोइन, गांजा, चरस वगैरह कुछ लेती हैं, तो यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग मना कर दी जाती है। या फिर चिकन पॉक्स है या हर्पीस के लीजन्स अभी डेवलप हो गए ब्रेस्ट के ऊपर, एक्टिव लीजन्स हैं, तो वहाँ पर मना कर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं, जैसे मदर मान ली एंटी एपिलेप्टिक, जैसे दौरे की जो दवाएं होती हैं, या फिर कोई और जो टॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, उनमें नहीं दिया जाता है।
और मान लीजिए किसी मदर को अगर कीमोथेरेपी चल रही है ना, किसी को कार्सिनोमा हो गया है, कैंसर हो गया है, उस तरह की बीमारी है, कीमोथेरेपी वगैरह पे मदर है, तो वो जो ड्रग्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं, तो वैसे में हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देते हैं। ओके ओके। लेकिन ज़्यादातर केसेस ये जो मैंने बताए ये बहुत रेयर होते हैं। तो जो गिवअवे मैसेज यहाँ पर हमारा है कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है और ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है और हर हाल में कराना है, कॉन्फिडेंट होकर कराना है। तो सर कुछ कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं वर्किंग मॉम्स के, जैसे कि मिल्क स्टोर कैसे करें? देखिए, जब सुबह ऑफिस जाने से पहले पहले आप बेबी को फीड कराएं अच्छे से। फीड कराने के बाद आप अपना मिल्क एक्सप्रेस करें जितना भी आता है, और वैसे आपको ऑफिस में भी करना है। ऑफिस में भी आप एक्सप्रेस करिए 2-2 घंटे के 3 घंटे पे गैप करके आप एक्सप्रेस करके मिल्क को निकाल सकते हैं। अच्छा, ये भी कर सकते हैं कि जो मिल्क आपने सुबह एक्सप्रेस किया है वो बेबी आपके ऑफिस जाने के बाद लेगा, और जो आज आपने एक्सप्रेस किया है उसको आप जाके स्टोर कर दें। जब नेक्स्ट डे वाली आप नहीं हैं तो शाम तक वो आराम से चल जाएगा। तो आप इस तरह से करके अपना जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है मेंटेन भी रख सकते हैं और बेबी को कंटिन्यूसली ब्रेस्ट मिल्क मिल सकता है। ओके। तो सर ये फ्रिज में अगर स्टोर करते हैं तो वो कब तक सेफ रहता है? देखिए, ब्रेस्ट मिल्क में खुद ही एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। अगर आप खुले में रख देते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तो वो 4 घंटे स्टोर रह सकता है। और जो आइस पैक्स, मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आइस पैक्स वगैरह आप लेके जाइए अपने ऑफिस में, तो जो भी मिल्क आप एक्सप्रेस करते हैं तो आइस पैक्स में डाल दीजिए। आइस पैक्स में वो करीब 10 आवर्स तक वो सेफ रहता है। और अगर आप फ्रिज में रख देते हैं तो 24 घंटे तक वो रह सकता है। अगर फ्रिज में आपने 2 to 8 डिग्री पर रखा हुआ है 24 घंटे रहता है। अगर आपने फ्रीज कर दिया उसको, रेफ्रिजरेटर में डाल के उसको जो फ्रीज़र में डाल दिया, तो वो 4 दिन तक भी सेफ रहता है। ओके ओके। तो सर जो ऑफिस गोइंग फीमेल्स हैं वो ऑफिस के दौरान मिल्क सप्लाई को कैसे मेंटेन कर सकती हैं? ऑफिस के दौरान एक तो आपको हर 2 घंटे पे 3 घंटे पे मिल्क एक्सप्रेस करते रहना है। 2 तरह के पंप आते हैं, एक आता है इलेक्ट्रिक वाला और एक मैनुअल वाला। इलेक्ट्रिक वाले में आप ये कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द आप वर्क आप यूज़ कर सकते हैं, कंटिन्यूस अपना काम चालू है और इधर मिल्क एक्सप्रेस हो रहा है। मैनुअल वाले में आपको ब्रेक ले लेके करना पड़ेगा, और जो भी मिल्क निकलता है उसको आप, जैसे मैंने बताया कि आइस पैक्स वगैरह में आप उसको करके सेव करके रख सकते हैं। ऑफिस में अपने हाइड्रेशन का, अपने लंच का प्रॉपर ध्यान रखिए। पानी वगैरह पीते रहिए, ORS या फिर लिक्विड जो भी है आप वो लेते हैं वो लेते रहिए। और एक काम और कर सकते हैं, बीच में एक आध बार अपने बेबी को वीडियो कॉल कर लें। उससे क्या होगा कि बेबी को जब आप देखेंगे तो आपका जो नेचुरल जो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन है वो रिलीज होता रहेगा, और जो आपका स्ट्रेस है वो कम होता रहेगा, और मिल्क की सप्लाई वो मेंटेन रहेगी। ओके ओके। तो सर न्यू मदर्स के लिए आपका फाइनल मैसेज क्या है? देखिए, न्यू मदर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि हर मदर कैपेबल होती है अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए। बस आपको कॉन्फिडेंस रखना है, आपको जो प्रॉपर लैचिंग है वो सीखनी है, और आपको ये चीज़ मन में बैठानी है कि अगर खुदा ने या ऊपर वाले ने अगर बेबी दिया है तो बेबी की डाइट उसने प्रोवाइड कराई होगी, और इस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बेबी को फीड कराइए तो आपका फीडिंग जो सेशन है, आपका फीडिंग का एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा होगा। ओके। और सर ये फादर्स और फैमिलीज़ का क्या रोल होता है इन सब में? फादर और फैमिली का रूल ये है कि जैसे जिस टाइम पे बेबी को फीड कराना है आप मदर को सपोर्ट करें। उस टाइम पे ऐसा कोई काम ना बोलें कि उसको उठना पड़े। अगर मदर फीड करा रही है तो उसको आप पानी वगैरह ला के दे सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं। उसको पेन वगैरह हो रहा है तो उस पर आप ध्यान हाउस होल्ड में हेल्प करा सकते हैं। इस तरह से करके आप मदर को सपोर्ट करेंगे तो वो मदर के लिए भी अच्छा होगा, बेबी के लिए अच्छा होगा, और ओवरऑल पूरी फैमिली के लिए अच्छा होगा। ओके। तो सर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस सेशन, मैं आपसे कुछ रैपिड क्वेश्चंस पूछती हूँ। जैसे कि पहला है, ब्रेस्ट मिल्क इज इक्वल टू फर्स्ट वैक्सीन, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ओके। पंप वर्सेस बेबी, कौन सा ज़्यादा पावरफुल है? बेबी। बेबी, ओके। और पेन नॉर्मल होता है? नहीं, अगर सही ब्रेस्ट फीडिंग है तो पेन नहीं होता। ओके। फॉर्मूला कब तक ज़रूरी होता है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग सप्लाई अच्छी है, बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है, वेट गेन हो रहा है, तो बिल्कुल फार्मूला ज़रूरी नहीं है। तो सर हमारा पॉडकास्ट यहीं पे एंड होता है। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जानने को मिली हम लोगों को, मुझे भी और हमारी ऑडियंस को भी। जो चीज़ें हम लोगों को नहीं पता थी, जो रेयर हैं, जो कॉमन हैं, वर्किंग मॉम्स की प्रॉब्लम, सब कुछ हम लोगों को आज क्लियर हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट एंड गिविंग अस सच अ प्रीशियस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। और मुझे भी यहाँ पर आके अच्छा लगा आपसे मिलके, अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करके, और जो चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड, वो सब यहाँ पे शेयर करके। ओके, थैंक यू सो मच सर।